बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे प्रिय साथी भाई बहन, आज हम लोग जो है सेट नंबर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले जो है सेट 8 नंबर जो है 8 तक पढ़ लिए थे। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सेट को जो है प्ले लिस्ट में जाइए, आपको ये रुक्मिनी का सेट आपको 1 से लेकर 8 तक मिल जाएगा। तो आइए मेरे साथियों, आज हम लोग जो है सेट नंबर 9 का जो सॉल्व करेंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। पार्ट 2 से हम लोग चलेंगे और पार्ट 2 में जो है पार्ट 2 में जो सामान्य ज्ञान है ये 40 अंक का है पार्ट 2, और 31 नंबर से हम लोग जो है सो स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथियों, चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा। और जिस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, सामान्य अध्ययन पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मेरे साथियों कि त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। तो इसका राइट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम एवं मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी, असम एवं मिजोरम मेरे साथियों। और ये त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और एवं दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश का सीमा है। इसमें सुन लीजिए फिर से, त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की सीमा है। त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में सीमा जो है असम एवं मेघालय से लगती है। और असम की सीमा असम की सीमा जो है 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। 7 सिस्टर जो हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के राज्य तक होता है। ये 6 राज्यों एवं पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। तो असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश एवं भूटान से लगती है मेरे साथियों। ठीक है, तो इसको एक जो 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम एवं मिजोरम। त्रिपुरा की सीमा भारत की किन राज्यों से लगती है, तो असम एवं त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मेरे साथियों, आप जो है इसको अच्छा से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो मेरे साथियों, इसमें गुजरात से गुजरते हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं, झारखंड से गुजरते हैं और जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरते हैं। मेरे साथियों बताइएगा कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और जैसे 8 राज्य कौन कौन क्रम से सुन लीजिए, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 7 जो 8 राज्य जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन आप जो सुन लिए होंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इसको जो है सो राइट, इसको ट्रिक एक होता है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर बहुत पुराना ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, आप इसको जो है ट्रिक बैठा लीजिएगा। 8 राज्य, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, भारत के किस एक राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा तट है। ये जो समुद्री तट है सबसे लंबा तट किन राज्यों के साथ लगती है। तो मेरे साथियों, तो आप बताइएगा, जो सबसे अधिक जो है सो गुजरात के साथ लगते हैं। और बताइए कि जो गुजरात के साथ जो है लगभग 1214 किलोमीटर सीमा लगती है। कितना लगती है, 1214 किलोमीटर इस सीमा लगती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन है। अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन है। तो मेरे साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटिल अंडमान। जो लिटिल अंडमान जो है अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है। कौन सी परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांसार परियोजना। बांसार परियोजना, तो यहाँ पर जो है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना कहाँ है, चंबल नदी पर। कहाँ है, चंबल नदी पर। ठीक है, इस चंबल नदी पर है गांधी सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये है मध्य प्रदेश राज्य से जो ये संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य। और ये जो चंबल नदी पर, ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर।
और ये जो सो और ये बाणसागर जो है ये सोन नदी पर परियोजना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होता है एस, ऑप्शन नंबर बी एस आता है। तो यहाँ पर कुछ और इसका पूरा डिटेल सुन लीजिए। तो यहाँ पर कहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एस प्रकार की जलवायु से तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु है, जो शुष्क ग्रीष्म मानसून वाला मानसून की जलवायु के प्रकार है। ठीक है, और कोपेन एएमएसडब्ल्यू की प्रकार जो है तात्पर्य लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून जलवायु में से है। इस प्रकार की जलवायु की उपस्थिति गोवा के दक्षिण एवं पश्चिम तट पर स्थित होते हैं। कोपेन एडब्ल्यू जो है कोपेन एडब्ल्यू के तात्पर्य उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु से है। इस प्रकार की जलवायु से उपस्थित भारत में कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग में है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ की गई थी? जो भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र परियोजना थी वह कहाँ की गई थी मेरे साथियों? तो यह किया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में जो है सो कब किया गया था? और ये किया गया था 1897 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? कब? 1897 ईस्वी में किया गया था। और शिव समुद्रम है, और ये जो शिव समुद्रम है ये हुआ था 1902 ईस्वी में। वो ये 1902 ईस्वी में हुई थी। इनका स्थान दूसरा है, ये स्थान जो है सो पहला है। और जो शिव समुद्रम स्थान जो है ये हो जाता है दूसरा स्थान हो जाता है। शिव समुद्र की इसकी स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में। और दार्जिलिंग की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, लोकटक जो है लोकटक जल विद्युत जो है मणिपुर में है। ये कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, ये जो है सो मणिपुर में है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 38 का आता है निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई है? कौन सा इस्पात की स्थापना जो जर्मनी के सहयोग से हुई है? तो ये भिलाई नहीं हुई है, बोकारो नहीं हुए हैं, दुर्गापुर नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये जो होता है ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। राउरकेला संयंत्र की स्थापना हुई थी राउरकेला। ठीक है, जर्मनी के ये सहयोग से हुए थे राउरकेला। और ये कहाँ हुए थे और ये कब हुए थे? ये हुए थे उड़ीसा में 1959 ईस्वी में। कहाँ हुए थे? 1959 ईस्वी में उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थापित हुए थे। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला 1959 में उड़ीसा में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर की स्थापना जो हुई थी, दुर्गापुर की स्थापना ये हुई थी 1959 ईस्वी में। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में दुर्गापुर की। और ये किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था 1959 ईस्वी में। उसका बोकारो की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। और ये हुई थी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ये हुई थी रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में भिलाई जो है, और यहाँ पर भिलाई का जो है कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, आगे है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 38 का, इसका हो जाएगा राइट आंसर राउरकेला उड़ीसा 1959। जर्मनी की स्थापना किए थे, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ये पारादीप जो हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा के तट पर स्थित है। और पारादीप बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है ये पारादीप उड़ीसा। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है। और पारादीप उड़ीसा पूर्वी तट पर गहरा एवं लैगून सदृश बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन 40 कहता है
निम्नांकित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? कौमी आवाज पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये उर्दू पत्र का था, ये एक क्या था? उर्दू पत्र था। ये कौमी जो था ये उर्दू पत्र था, ठीक है। और ये कॉमिक जो प्रकाशन जो था एसोसिएशन जनरल लिमिटेड कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और एसोसिएशन जनरल लिमिटेड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में किए थे। कब किए थे? 1937 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं कि जन गण मन पहली बार निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था? किस अवसर पे गाया गया था? तो ये जो गाया गया था ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष जो किए थे पंडित बिशन नारायण धर ने किए थे। इसके अध्यक्ष किए थे पंडित बिशन नारायण ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ.एम. हुम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे साथी बताइएगा? ये हुए थे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किए थे ए.एम. होम ने। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन 43 कहता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेरे साथ ही बताइएगा कौन थे? ये थे M.N. राय, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नांकित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पद से त्यागपत्र दे दिया था? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नांकित किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी मेरे साथियों? इसका जो ये 44 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा 44 का, ये गलती से बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर। इसका 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर शंकर नायर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, इसके लिए सॉरी ये नहीं होगा, ये सी हो जाएगा सरशंकर नायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन 45 कहता है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल। ये कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में। और कहाँ किए गए थे? तो ये किए गए थे पटना में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली से शहीद हो गए थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान जो थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली से शहीद हो गए थे, उनका क्या नाम था मेरे साथी? उनका नाम था फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 पे कहता है बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, पांचवी अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। इनमें से हो जाएगा इसका ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। लेकिन इसका कहना है कि जो किस अनुसूची में होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चौथी अनुसूची। जिस कौन सा अनुसूची में? चौथी अनुसूची, ठीक है। इसका राइट
इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है, राइट ऑप्शन चौथी अनुसूची, और उसके ऑप्शन के अनुसार से अब ई नंबर। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी धारा 17, ऑप्शन नंबर सी धारा 17। आगे चलते हैं, और यह जो है भाग 17 का विस्तार अनुच्छेद 243 से 251 तक है, 243 से 251 तक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। अब मैथ का है या मेरे साथियों, मैथ का जो है सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ है मैथ का, ज़्यादा नहीं है। वर्ष 1920-21 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला के रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर कौन जिला है? सकल राज घरेलू उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और ये 2020-21 में प्रति व्यक्ति जो है सकल घरेलू राज उत्पादन के लिहाज में बिहार 38 जिले में सबसे समृद्ध जिला रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर बेगूसराय जिला है। ठीक है, और इस आधार पर सबसे समृद्ध जिलों में 3 जिलों में प्रथम स्थान पटना का आता है, द्वितीय स्थान बेगूसराय का आता है, तृतीय स्थान मुंगेर का आता है। इसका हो जाएगा जिस बेगूसराय का द्वितीय स्थान, पटना का प्रथम स्थान, और मुंगेर का हो जाएगा तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है, वो भी कब? 2020-21 के अनुसार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 और 2 का स्क्वायर गुने 6 का पावर 6, 3 का पावर 6 गुने 5 का पावर 5 गुने 7 का पावर 2 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। इसका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, तो इसको हम बता दिए थे कि आपका आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, और इसको बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 52 पर, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कूट भाषा में फैट को 61205 के रूप में लिखा जाता है, लैन के लिए कोड क्या होगा? लैन के लिए कोड क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 53 कहता है यदि 5a - 2b बराबर 0 और 4b - c बराबर 0 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। अगला क्वेश्चन है कि s और a की वर्तमान आयु का अनुसार 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो वर्षों में s की वर्तमान अनुपात क्या होगा? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कहता है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपना वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे और विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए हैं तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? तो अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि रामू एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य जैसे 12,000 था तो टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा? टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा? मेरे साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7650 में, 7650 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है नीचे दिए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लुप्त आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे।
अब फिर आगे जीके जीएस पर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है, किस स्थिति में जल की वाष्पीकरण की वृद्धि होती है बताइएगा मेरे साथियों। ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, जल में साधारण नमक मिलाने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जल के तापमान में वृद्धि से। ठीक है, तीनों से होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह A1A के समान आवर्त से संबंधित है, आवर्त से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LINA। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के उपस्थिति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एशिया और अफ्रीका से को पृथक करती है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है सुएज नहर। याद रखिएगा साथियों, एशिया और अफ्रीका को पृथक करने वाला नहर है सुएज नहर। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो कब हुए थे 1956 में किया गया था, और मिस्र के राष्ट्रपति ने किए थे 1956 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1956 ईस्वी में इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि डैश एक बहुकोषीय जीव है, डैश एक बहुकोषीय जीव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एगेरिकस, एगेरिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज, चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं, कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगाने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है, तो यह डैश कथन से संबंधित होती है, यह डैश कथन से संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश, ऑप्शन नंबर सी, आर दिनेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सेल का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 69, 95वें अकादमी पुरस्कारों में से किन भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? किसने जीता था? तो ये जीते थे द एलिफेंट व्हिस्पर्स, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, नवस्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हो गए हैं? कितने बाघ अभयारण्य हो गए हैं? कुल मिला के 7 अभयारण्य हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों हम बता देते हैं और ये 7 का नाम आपको बता देते हैं। पहला हो जाता है कान्हा बाघ अभयारण्य, और दूसरा हो जाता है पन्ना बाघ अभयारण्य, तीसरा बांध बाघ अभयारण्य, चौथा सतपुरा बाघ अभयारण्य, पाँचवा पेंच बाघ अभयारण्य, छठा संजय बाघ अभयारण्य, और 7वां हो जाता है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। अब है सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 सामाजिक विज्ञान। और मेरे साथियों अगर पहली बार चैनल पर हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था मेरे साथियों बताइएगा। तो 24वें जैन तीर्थंकर के नाम जो थे महावीर थे। कौन नाम थे? महावीर थे। और 23वें कौन थे? और 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है, अब प्रथम थे ऋषभदेव, और महावीर थे 24वें तीर्थंकर, और जो 23वें थे पार्श्वनाथ, और प्रथम थे ये
ऋषभदेव, प्रथम थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? बागडोर किसने संभाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। सबसे पुराना जो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग शब्द का अर्थ है नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद का समय जो है 1500 से 1000 BC माना जाता है। और वेद शब्द विद्यु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना, असीम ज्ञान, असीम ज्ञान। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाए थे? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट। इसका यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। लेकिन इसको कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण मेरे साथियों इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश, इसका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने जैसे किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इसका जो कुतुब मीनार का इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन में चलते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा करवाया गया था? किस मंदिर का निर्माण राजा चोल के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब करवाए थे? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे साथियों? और ये किए थे अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बलमन शाह उर्फ हसन गंगू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है किसे रबिया पद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? रबिया पद दुरानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलरास बानू बेगम, ऑप्शन नंबर बी दिलरास रानू बेगम। दिलरास रानू बेगम औरंगजेब की रानी थी। ठीक है, किनकी रानी थी? औरंगजेब की रानी थी। और दिलरास बानू बेगम फारस घराने की राजकुमारी थी। याद रखिएगा मेरे साथियों, औरंगजेब की रानी थी और फारस घराने की राजकुमारी थी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? पंचमहल जो कहाँ निर्मित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे साथियों बताइएगा कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? अहमदनगर की किस रानी ने अकबर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो ये होगा चांद बीबी, ऑप्शन हो जाएगा चांद बीबी। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम 1561 में मालवा पर विजय पाया था। कब विजय पाया था? मालवा पर। और अंतिम विजय कब पाया था? 1601 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा मेरे साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो उसके अनुसार से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, शेरा-ए-अदल की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। और
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीएमएस चंद्र बनर्जी थे और एएम होय कांग्रेस के पार्टी का जनक माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। 82 कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? वे किसका विरोध कर रहे थे? वे कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। ये कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? मेरे साथियों बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, 17 नवंबर 1828 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल होगा 1813 से 1823। यहाँ पर लिख देते हैं 1813 से 1823 तक इसको लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। इसमें एक असंगत है और असंगत का चयन करना है। तो बताइए मेरे साथियों, राजघाट, स्मृति, किसान घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्मृति स्थल, स्मृति स्थल ये जो है संगत नहीं है। तो मेरे साथी बताइएगा, राजघाट जो है, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। और किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। और इसका स्मृति स्थल जो है, स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल स्मृति स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 कहता है इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? किस युद्ध में ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? मेरे साथी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी की युद्ध। तो मेरे साथी बताइएगा कि प्लासी की युद्ध कब हुई थी? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसको जो राइट आंसर जो हो जाएगा 0। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अहम भूमिका किसने निभाई थी मेरे साथियों? ये निभाए थे राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन 91 विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश यह हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 कहता है इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया है? किस नदी को 1988 में जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन इसको बताना है कि कौन सा नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों को रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है मेरे साथियों, बताइएगा। उसे कहा जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी रेड डाटा बुक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? नेपाल की सीमा किसके साथ नहीं लगते हैं? तो ये झारखंड के साथ जो है नेपाल की सीमा नहीं लगते हैं। ठीक है, और नेपाल की सीमा जो है बनने वाला राज्य है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार। 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? भारत का हिस्सा कितना है मेरे साथियों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका भारत का क्षेत्रफल हो गया। और यह भारत जो है सो क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। तो कच्छ की खाड़ी मेरे साथियों कहाँ है? यह कच्छ की खाड़ी जो है यह गुजरात में, पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट गुजरात राज्य में है। और ये कब जो है सो किया गया था? 1982 में। आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम की किस क्रम से गुजरना होगा? बायोम की किस क्रम से गुजरना होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के उद्योगों को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन कहता है कि उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांग के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांग के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। तो इसके मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किसका किया गया है? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कामत, नामचा, बरुआ, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम हैं? निम्न कामता, नामचा, बरुआ, नामचा, बरुआ, गुरला, मंधाता निम्न में किसके नाम हैं? मेरे साथियों बताइएगा। और ये जो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा हिमालय की पर्वतीय चोटियों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कटिहार बाग प्रायद्वीपीय डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। और अहमदाबाद जो है अहमदाबाद का भौगोलिक सांस्कृतिक विस्तार है। कटिहार बाग प्रायद्वीपीय सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और कटिहार दक्षिण पश्चिम गुजरात राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉमबाग ने। क्लाइड
टॉम बाग ने प्लूटो की खोज की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 में डैश से डैश भेजा गया था। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, एयर मेल फरवरी 1911 में जो है इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था? तो 18 फरवरी 1911 ईस्वी को। कब भेजा गया था? 1911 ईस्वी को। तो यहाँ पे याद रखिएगा डेट, 18 फरवरी 1911 ईस्वी को, और इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन 105 कहता है इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूराल, ऑप्शन नंबर बी, यूराल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 106, सॉरी, इसका 105 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अल्पस। यूराल में अल्पस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पस। पर्वत की श्रृंखला स्विट्जरलैंड अल्पस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सी जलडमरू मध्य रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। कौन कौन राज्य हो जाएगा? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन 107 कहता है अल नीनो के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। मेरे साथियों, इससे पहले वाला क्वेश्चन मिस हो गया था, ठीक है, उसको सही कर दिए थे, हो जाता है बोलते बोलते। ऑप्शन नंबर 108, क्वेश्चन 108 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाए जाते हैं ये जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर, जलोढ़ कछारी या कांप। जलोढ़ मिट्टी को कछारी या कांप मिट्टी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110 कहता है तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार, ऑप्शन नंबर 1, अंतर पर्वतीय पठार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 1 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संबंधित सलाहकारी निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानून पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्षय क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विनिमय दर, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक विनिमय दर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र एक इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र इकाई नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ICIC। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114 कहता है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF डैश सदस्य शामिल हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक कितने जो है सो मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य शामिल हैं? मेरे साथी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 190, ऑप्शन नंबर ए 190।
अभी जो है आईएमएफ के कुल सदस्य 190 सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का संगठन है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, आर्थिक रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि की प्रोत्साहन देने व विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 27 दिसंबर 1945 की। आईएमएफ की स्थापना हो गया था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 190 देश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का ऋण देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 116। इसको कहता है इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? कौन सा कर से भारत के कर सुधारों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजा चेलैया समिति, ऑप्शन नंबर 1 राजा चेलैया समिति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन कहता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो ये है दलाल स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर बी दलाल स्ट्रीट। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है। डैश का प्राप्त करना कठिन है वह ब्याज की उच्च दर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। और भारत की योजना आयोग की स्थापना 50 में हुई है। और केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर इस योजना की स्थापना हुई थी। ठीक है, और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय थी। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री है। उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हो गए हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई है योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि 1996 भारत सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में 1969 भारत सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मेरे साथियों बताइएगा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? उस समय किया गया था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 बैंकों का। ठीक है, और फिर 1980 पर इंदिरा गांधी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर उसके बाद कब हुए? 1980 में फिर जो है सो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 1993 में बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी बैंक में कर दिया गया। 1993 में बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी बैंक में कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का था IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? IDBI भारतीय विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? और ये हुई थी 1964 में हुई थी। ठीक है, और आगे जो है और ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना किससे संबंधित है? ये है LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहल का जो LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2016 को हुई थी। यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका नंबर बी। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 124 इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये होगा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है मेरे साथियों? यह है रूस में। सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार रूस में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का था वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2012 में प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन 127 नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण क्या है? नाबार्ड का सही पूर्ण क्या है, मतलब नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। 128 में क्वेश्चन कहता है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। 2014 में इसकी राष्ट्रीय योजना आयोग को भंग कर दिया गया। उसके स्थान पर जो है नीति आयोग लाया गया, इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से, दो ही रास्ता से होते हैं, न कि रोड के रास्ता से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 130 डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा AITUC, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 131 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 22 भाषाओं को अधिसूची किया गया है। ठीक है, और मूलतः 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। शुरू में कितने भाषा थी? 14 भाषा थी। और जो है इसको 12वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा के उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का। आगे चलते हैं। और भारतीय संविधान कुल 12 अनुसूचियाँ, मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। शुरू में कितना अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी, और संविधान में कुल अभी 12 अनुसूची हैं, और शुरू में 8 अनुसूची थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन 132 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसे कौन सा संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को कानून के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हिंदी संघ की स्थापना राजघोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 343। आगे है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन 133 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ई। आगे है 134, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन 135 कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 36 कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देती है? कौन सा मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देती है? तो ये जो है व्यवसाय के अधिकार को मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 137 कहते हैं यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु भाषा के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे मौलिक अधिकार का किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? यह होगा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान में कितनी निर्धारित की गई है? जो नगर पालिका के सदस्य बनेंगे उनकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 21 वर्ष। आगे है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा भारत की सेवानिवृत्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस से उल्लिखित है? किससे उल्लिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 141, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते हुए इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई की उम्र काफ़ी अधिक थी। वो उनकी जो उम्र थी, कुल जो उनका उम्र था, उनका उस समय उम्र था 80 वर्ष था। कितना उम्र था? 80 वर्ष उनका उम्र था। किनको? मोरारजी देसाई को, जिस समय वो प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन 144 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 145। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया है? 35 से किस वर्ष जोड़ा गया है? तो ये वर्ष हो जाएगा 1954 में जोड़ा गया है। 1954 में जोड़ा गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक सत्ता में था? कौन सा राजनीतिक सत्ता था? तो उस समय जो सत्ता था लेबर पार्टी की सत्ता था, लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 147 पे। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 168 से 212। 168 से 212। आगे है क्वेश्चन नंबर 148।
दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा मेरे साथ याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। तो एक बार सुन लीजिए, बताते हैं कि बोम्बिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगपाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जापला दर्रा सिक्किम, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा लद्दाख, नीति दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ये सारे दर्रे का नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी में। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। और मेरे साथियों अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको सारे सेट उपलब्ध हो जाए और प्ले लिस्ट में जो है सारे के सारे सेट उपलब्ध है। तो इसका क्वेश्चन का था 150 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षा के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे साथियों, अगर बीच में कहीं कटकुट हो गया है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हो सकता है कहीं के बोलने में थोड़ा मिस हो जाता होगा, तो ध्यान रहता है कि कहीं पर गलती ना करें। तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।